हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड पिछले 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा आप अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और थोड़ी बहुत हम ट्रिक्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जो आपका प्रीलिम्स का स्कोर है वो आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज ट्रिक्स। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको पता है, एनवायरनमेंट बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बन चुका है प्रीलिम्स का। जिस तरीके से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर भी अब सिविल सर्विसेज के साथ ही कंडक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छे से मतलब है थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी अच्छी कमांड होगी एनवायरनमेंट पर, तो डेफिनेटली वो जो कट ऑफ की लक्ष्मण रेखा है वो आप काफ़ी इजीली पार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2020 का क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर प्लेस किया जाता है तो उसकी क्या इंप्लीकेशन है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। पहले में कह रहे हैं कि एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी अगर उस प्लांट की कल्टीवेशन की जानी हो। सेकंड में कह रहे हैं कि इस तरीके का जो प्लांट रहेगा वो कल्टीवेट ही नहीं किया जा सकता किसी भी सर्कमस्टांसिस में। तो एक तरीके से ये आपकी एक्सट्रीम लेवल की स्टेटमेंट है कि बिल्कुल ही यहाँ पर रोक लगा दी गई है। थर्ड में कह रहे हैं कि आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और लास्ट कह रहे हैं कि इस तरीके की जो प्लांट है वो इन्वेसिव है और हार्मफुल है टू द इकोसिस्टम। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। अगर आपको याद है कि शेड्यूल 6 में कौन कौन से आपकी स्पीसीज डाली जाती हैं, क्या उस पर इंप्लीकेशंस रहती हैं, तो इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, कि एक लाइसेंस की जरूरत रहेगी उस प्लांट की कल्टीवेशन के लिए। अब देखें किस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं, ऑप्शन पर आ सकते हैं कि जो आपकी सेकेंड ऑप्शन है, एक तरीके से एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन यहाँ पर लगा दी गई है कि किसी भी तरीके की कल्टीवेशन वहाँ पर अलाउ नहीं की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस रहते हैं, वहाँ पर अगर आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट पूछ दी गई है और आपको क्वेश्चंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ये कहते हुए कि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है जी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है तो आपका काफ़ी देर बाद आया था। 1972 में आपका ये एक्ट लागू कर दिया गया था, बट उसके बाद ही 1980s में हम कह सकते हैं जो काफ़ी पब्लिसिटी मिली थी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, तो ये तो आपका उससे रिलेटेड नहीं रहेगा। लास्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करें कि इस तरीके की जो प्लांट है वो इन्वेसिव है और हार्मफुल इकोसिस्टम को, तो काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं वेग स्टेटमेंट है, क्लियरली नहीं बताया गया है कि इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं। ठीक है जी। बट जो पहली एक स्टेटमेंट है उसमें बिल्कुल क्लियरली बताया गया है, लॉ के बारे में भी बात हो रही है थोड़ी सी, कि एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी अगर उस प्लांट की कल्टीवेशन करनी हो। तो मोस्ट प्रोबेबल जो आपकी ऑप्शन रहेगी वो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगी। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर लेते हैं आपके इस एक्ट के बारे में कि बेसिकली 6 स्केड्यूल्स हैं। पहले जो स्केड्यूल्स हैं उसमें जो आपकी एनिमल स्पीसीज लिस्ट की गई हैं उन्हें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है जी। किसी भी प्रकार का ऑफेंस होगा तो उसमें आपकी हाईएस्ट पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी। अब आपको बॉलीवुड के भाईजान तो याद होंगे ही। ठीक है जी। उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, आप समझ गए होंगे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, कि उन्होंने एक एनिमल का शिकार किया था, वहां पर एक जानवर का शिकार किया था। तो वो जो जानवर था वो आपका शेड्यूल 1 को बिलोंग करता था। ठीक है जी। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर आती है बात आपके शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 की। तो बेसिकली इसमें भी आपके कुछ एनिमल स्पीसीज हैं, उन्हें भी प्रोटेक्शन इंश्योर की जा रही है, बट यहाँ पर जो पेनल्टीज हैं वो काफ़ी कम हैं। फिर बात आती है शेड्यूल 5 की, जहाँ पर आपके कुछ एनिमल्स की लिस्टिंग की गई है जिनका हंटिंग अलाउ की गई है। मोस्टली इसमें आपके वर्मिन्स आते हैं। फिर बात आती है शेड्यूल 6 की। तो बेसिकली इसमें जितनी भी आपकी प्लांट स्पीसीज हैं, तो खास बात क्या है कि इसी में आपकी प्लांट स्पीसीज के बारे में बात हुई है कि इसमें उनकी पोजेशन, सेल्स और ट्रांसपोर्टेशन तीनों पर ही रेगुलेशन लगाई गई है कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी अगर आपको कंडक्ट करनी है तो आपको प्रायर परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि यहाँ पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, अब ये है 2018 का क्वेश्चन, जहां पर बात हो रही है हैवी सैंड माइनिंग के बारे में कि ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन कौन सी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगी अगर हैवी सैंड माइनिंग की जाएगी रिवर बेड्स में। पहली ऑप्शन क्या है, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। सेकंड में कह रहे हैं पॉल्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। थर्ड में कह रहे हैं लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। सैंड माइनिंग का कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा जरूर, उसके बारे में सोचिए क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं उसकी। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो बेसिकली अगर हम समझें सैंड माइनिंग का कॉन्सेप्ट कि सैंड माइनिंग पहली बात की क्यों जाती है,
ठीक है जी, वाई, हाउ एंड व्हाट। तो पहली बात क्या है सैंड माइनिंग, कि आपकी जो रिवर बेड्स के लॉन्ग सैंड है उसकी वहां पर माइनिंग की जाती है, मतलब उसे वहां से निकाला जाता है ताकि उसमें यूज में डाला जा सके। किस तरीके से की जाती है, बाय द मीन्स ऑफ मशीन्स, ठीक है जी। और क्यों की जा रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे हम देखें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, तो सैंड नहीं अवेलेबल होगी तो किस तरीके से वो एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएंगी। तो इसी चक्कर से काफ़ी ऐसी इलीगल सैंड माइनिंग एक्टिविटीज भी हो रही हैं जो कि एड्रेस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात हो रही थी उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो जब सैंड माइनिंग की जाएगी, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस ग्राफिक इमेज में देख सकते हैं कि जब सैंड माइनिंग आपकी की जाती है, जो ये एरिया है किस तरीके से यहाँ पर डिक्रीज हो गया, ठीक है जी। तो जितनी भी इकोसिस्टम रहेगी इस रिवर के अलोंग, यहाँ का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम रहेगा वो टोटली यहाँ पर डिसरप्ट हो जाएगा। सैंड के बारे में ही बात करें कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सैंड आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। जो सरफेस वाटर है, जब वो आपका ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसकी फिल्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करती है सैंड। अगर सैंड ही अवेलेबल नहीं होगी तो वो जो आपका ग्राउंड वाटर है वो तो यहाँ पर पॉल्यूट हो ही जाएगा, ठीक है जी। तो आपकी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में बात हो रही है कि लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये भी, कि जैसे जैसे आपकी सैंड माइनिंग कंडक्ट करते जाएंगे और जो आपका ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी और ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका वाटर टेबल है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में जो बात हो रही है डिक्रीजिंग द सैलिनिटी इन द रिवर, तो ये जो ऑप्शन है ये आपकी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, कि बेसिकली आप खुद ही सोचिए, जैसे कि हमने इमेज में देखा कि जिस तरीके से आपकी ये जो एस्चुरीज या हम कह सकते हैं जो रिवर बेड्स हैं वो जिस तरीके से डिप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे ही जो वहाँ पर सैलिनिटी है या जो वहाँ पर सी वाटर है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे सी वाटर बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उसकी सैलिनिटी है उस रिवर सिस्टम की या हम कह सकते हैं उस वाटर बॉडी की, तो वो भी वहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है जी। तो बेसिक से कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, डिग्रेडेशन ऑफ रिवर, बेसिक सा पॉइंट है, बिल्कुल सही बात भी है कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी, इतनी ज़्यादा मशीन चलेंगी अगर वहाँ पर, तो डिग्रेडेशन तो ज़रूर होगी ही। बैंक इरोजन, जैसे कि हमने अभी ही ग्राफिक में देखा किस तरीके से बैंक आपका इरोड हो चुका है। जितने भी ब्रिजेस रहेंगे, रिवर बैंक्स रहेंगे, जो जितने भी आसपास के स्ट्रक्चर्स रहेंगे उन पर भी एक थ्रेट रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पर जो आपका रिवर बेड है वो डिप्लीट करता जा रहा है तो फ्लड की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी वहाँ पर बढ़ती जाएगी। फिर जो आपका ग्राउंड वाटर सिस्टम होगा उस पर भी फर्क पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी बात की। फिर आपकी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उस पर भी बिल्कुल अच्छे से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटीज इस तरीके की कंडक्ट की जा रही हैं, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, वो डेफिनेटली वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि हमने बात की सैलिनिटी के बारे में कि जिस तरीके से आपकी रिवर्स की डीपनिंग की जाएगी, एस्चुरीज की डीपनिंग की जाएगी, तो वहाँ पर जो रिवर माउथ है उसकी भी एनलार्जमेंट होगी, ठीक है जी, जिसके चलते जो नियर बाई सी है वहाँ से आपका सलीन वाटर की इंट्रूजन बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक से फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी हैं विद रिस्पेक्ट टू सैंड माइनिंग के क्या इंपैक्ट्स रहेंगे। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 2019 का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो पहले में बात हो रही है एशियाटिक लॉइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। सेकंड में कह रहे हैं डबल हम्प्ड कैमल के बारे में कि ये भी आपका नेचुरली सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। और लास्ट स्टेटमेंट में वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में बात हो रही है कि ये भी आपका इंडिया में ही पाया जाता है। तो अगर आप देखें तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल की स्टेटमेंट्स है, बिल्कुल यहाँ पर लिमिटेशन लगा दी गई है कि भाई साहब ये सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि तीनों ही लगाई गई हैं। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है एशियाटिक लाइन के बारे में, तो अगर आपने इस टॉपिक के बारे में अपने शंकर आईएएस जो एक टेक्स्ट बुक मानी जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बुक मानी जाती है एनवायरनमेंट के लिए, अगर वहां पर पढ़ा हो तो पहली 2 लाइनों में क्लियर हो जाता है कि आपका जो एशियाटिक लायन है वो बेसिकली इंडिया में ही पाया जाता है और जो कि गुजरात में ही लोकेटेड है। तो पहली स्टेटमेंट तो आप वैसे ही रूल आउट कर सकते हो कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और उसी के आधार पर आपकी यहाँ पर बी ऑप्शन रूल आउट होगी। फिर बात आती है डबल हम्प्ड कैमल के बारे में कि नेचुरली आपका सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। अगर आप खुद ही सोचिए, डबल हम्प्ड कैमल अगर आपका सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता तो कहीं ना कहीं तो इसका जिक्र जरूर होता, किसी ना किसी
पॉइंट ऑफ एंगल से अगर हम इसे देखें तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत बड़ा एक फैक्टर यहाँ आ जाता है कि डबल हम्प्ड कैमल सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। इंडिया में मोस्टली आपके वन हम्प्ड कैमल ही हैं। डबल हम्प्ड कैमल आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वहां पर पाए जाते हैं। थर्ड में जो बात हो रही है वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में कि ये भी आपका सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। अब जो वन हॉर्न राइनोसोरस है, जब उनका नाम लिखा जाता है तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो वहाँ पर द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस के नाम से उसे लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी स्टेटमेंट गलत है। और वैसे भी जो हमारा जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस है, अगर उसके बारे में भी बात करें तो आपके कुछ नेपाल के भी एरियाज हैं जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर भी आपके इस तरीके के राइनोसोरस पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट होगी। तो जब आपकी सेकंड और थर्ड सीधे सीधे तरीके से ही, सिंपल लॉजिक से ही इनकरेक्ट हो गई, तो उसी के हिसाब से आपकी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी थी, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। एशियाटिक लाइन के बारे में बात हो रही है, पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, क्या इसका स्टेटस है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटस। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो या आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज हो गए या बाकी जो आपके एलाइड सर्विसेज के एग्जाम्स रहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई साहब ये स्पीसीज है, इसका स्टेटस बता दीजिए कि क्या है। तो इनको तो आप अपना अलग से ही कंपाइल कर लीजिए, एक अलग से नोट्स बनाइए जहां पर आप स्पीसीज लिखें और उनका अलग अलग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया एक आपको कंसीडर करने वाला इंपॉर्टेंट है, फिर साइट्स का हो गया, फिर आपका IUCN की जो रेड लिस्ट होगी कि तीनों में क्या क्या स्टेटस है उस पर्टिकुलर स्पीसीज का। ठीक है जी। तो करंट पॉपुलेशन के बारे में बात करें, जैसे कि हमने बात की जो आपका गुजरात का गिर फॉरेस्ट रिजर्व है, तो वहीं पर अभी ये लोकेटेड है, वहीं पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। डबल हम्प्ड कैमल के बारे में बात करें तो इंडिया के अलावा बेसिकली जो आपके डबल हम्प्ड कैमल हैं वो आपके थ्रू आउट सेंट्रल एशिया के रीजन में पाए जाते हैं, तुर्किस्तान से लेकर मंगोलिया तक, और इनकी पॉपुलेशन भी आपकी 20 मिलियन के अराउंड है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी गई है इससे रिलेटेड। फिर आते हैं आपके वन हॉर्न राइनोसोरस। तो बेसिकली एक तो वन हॉर्न राइनोसोरस कौन से हैं आपके, जिसे हम द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस कहते हैं, जिन्हें इंडिया में पाया जाता है। फिर दूसरे आपके जावन राइनोसोरस हैं, ठीक है जी, लेसर वन हॉर्न राइनोसोरस। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं था, यहाँ पर आपको सिर्फ वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में पूछा गया है। तो ये आपके लिए एक और पॉइंट है, एक और लर्निंग का पॉइंट है कि आपके जावन राइनोसोरस भी एक स्पीसीज है जिनका नाम रखा गया है, जिन्हें हम लेसर वन हॉर्न राइनोसोरस के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके सिर्फ जावा आइलैंड जो कि आपका इंडोनेशिया में है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप जरूर इन्हें अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, जहां पर बात हो रही है इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 4 कोड्स दिए गए हैं, थोड़ा देखते हैं ये स्टेटमेंट्स को। पहले में कह रहे हैं कि ये जो आपका नेशनल पार्क है ये आपके 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेडेड है। सेकंड में कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की ह्यूमन हैबिटेशन उस पार्क में अलाउड नहीं है। थर्ड में कह रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यहाँ पर स्पीसीज के बारे में बात होगी एक पर्टिकुलर, और एक तरीके से अगर हम देखें तो ये आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द करके लिखा गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ये जो आपका नेशनल पार्क है ये एक वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो आपका इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क है, तो पहले सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। एक तरीके से अगर आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो जो हमने सबसे पहली ट्रिक डिस्कस की थी कि जितनी भी आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रहती हैं कि वहाँ पर आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पता हो नेशनल पार्क में जो हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रखी गई हैं उसमें लिखा गया है कि किसी भी तरीके की ह्यूमन हैबिटेशन वहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। बट अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी उसके आधार पर वहाँ पर जो ऑलरेडी हैबिटेटेड जनता थी उन्हें वहाँ पर अलाउ कर दिया गया था कि वो वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है जी। तो उस तरीके से जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट अफेयर्स नॉलेज। अगर आपकी सेकंड स्टेटमेंट अगर आपको पता है इसके बारे में कि ये आपकी इनकरेक्ट है तो बहुत ही इजीली आप बता सकते हैं कि 1 और 3 आर करेक्ट, बिकॉज आपके पास और कोई यहाँ पर कोड्स में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है जी। तो उसी के आधार पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आइए थोड़ी बहुत डिटेल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है ये बेसिकली जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात हो रही थी, कौन थे हैं वो? जैसलमेर एंड बार्मर। ठीक है जी।
इसके अलावा खास बात क्या है कि ये अकेला ऐसा प्लेस है राजस्थान में जो जहाँ पर आपका राजस्थान का स्टेट बर्ड जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट ट्री खिजेरी एंड स्टेट फ्लावर रोहिता, ये आपके नेचुरली यहाँ पर पाए जाते हैं। अब कंटेक्स्ट में बात करें, करंट अफेयर्स से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि इस दौरान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे कम होती जा रही है और वहाँ पर सरकार, हमारी जुडिशरी, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पॉपुलेशन को वहाँ पर बचाया जा सके। ठीक है जी, तो उससे ही रिलेटेड कि वो कहाँ और पाए जाते हैं, एक तो आपके ये इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, फिर आपके महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और इसी तरीके से जो आपकी स्टेटमेंट 3 थी वो यहाँ पर करेक्ट हो गई। ठीक है जी, अब जो हमने बात की स्टेटमेंट सेकंड के बारे में कि जनरली जितने भी आपके इस तरीके के नेशनल पार्क्स रहते हैं वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन अलाउ नहीं की जाती। अगर किसी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी हो तो वहाँ पर पहले परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी पड़ती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से उस स्टेट के। हालांकि अगर हम इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम पॉपुलेशन है, इस तरीके से 4 to 5% पर स्क्वायर ऑफ किलोमीटर। 73 विलेजेस हैं जहां पर आपके धानीज की सेटलमेंट है। ठीक है जी, जो कि आपके पार्क के अंदर ही रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। बात हो रही है बेंजीन पॉल्यूशन के बारे में। तो जब भी आप पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप कोशिश करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इस तरीके से, उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, क्या उसके रीजंस रहेंगे अगर किसी प्रकार का एक्सपोजर होता है, उन्हें वहाँ पर कवर करें। तो आइए इस क्वेश्चन में ही पर्टिकुलरली बात करते हैं कि पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से हमारे फैक्टर्स या रीजंस हैं जो कि हो सकते हैं फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। 5 ऑप्शंस दी गई हैं। पहले में कह रहा है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के बारे में, सेकंड में टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, थर्ड में यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूथेन। तो यहाँ पर अगर आप देखें बेंजीन की जो यूजेस हैं, अगर आपको सिर्फ वही पता हो तो बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए और करेक्टली मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आइए बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपनी ऑप्शंस देखें, ठीक है जी, तो पहली ऑप्शन में है 1, 2 एंड 3 ओनली। तो अगर आपका जो 1, 2 एंड 3 ओनली ही अगर आपकी ऑप्शन रहेगी तो जो आपकी वुड बर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं वो आपकी वुडन फर्नीचर से भी रिलेटेड होगा, फोर्थ ऑप्शन में भी रिलेटेड होगा। तो ऐसा तो कहीं नहीं है जहाँ पर आपका 1, 2, 3 एंड 4 भी लिखा हो, डायरेक्टली आपसे 1, 3 एंड 4 यहाँ पर पूछा गया है। बट बेंजीन आपकी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो टोबैको में पाई जाती है। जब उसका जो स्मोक होता है उसमें सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन रहती है बेंजीन की वो वहां पर प्रेजेंट रहती है। तो सेकंड तो आप यहां पर रूल आउट कर ही नहीं सकते, एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है बेंजीन पॉल्यूशन से रिलेटेड टोबैको स्मोक। तो उसी के आधार पर अगर आप देखें तो यहां पर आपकी जितनी भी ऑप्शंस हैं 5 की 5, तो उन कोड्स के हिसाब से सिर्फ डी ऑप्शन ही है जो कि इन सभी चीज़ों को जस्टिफाई करती है। तो यहाँ पर एक और ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें कि सपोज आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पर आपसे रीजंस हो गए, फैक्टर्स हो गए, कॉजेज हो गए जो कि पूछे जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता और आपका जो कट ऑफ है आपको लगता है कि आप कहीं 90 या 100 के बीच में खट रहे हैं और आपको वहाँ पर थोड़े बहुत गेसेस मारने हैं, तो आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके डी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें से पहले 4 तो जो बेसिक नॉलेज रहेगी बेंजीन पॉल्यूशन की उससे रिलेटेड तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि पहले 4 तो आपके पक्के ही पक्के हैं। ठीक है जी, 5th जो ऑप्शन है जहाँ पर पॉलीयूथेन के बारे में बात हो रहा है, अगर आपको इस मटेरियल के बारे में नहीं पता, बेसिकली आपके प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, रबर ग्लव्स हो गए, इन सब चीज़ों में बनाने में ये यूज़फुल रहता है। बट वहाँ पर भी अगर आपके जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो अगर उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है कोई तो कहीं ना कहीं बेंजीन पॉल्यूशन के लिए भी एक्सपोजर वहाँ पर रहता है। ठीक है जी, तो जैसे कि हमने बात की दोनों ही नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपकी बेंजीन फॉर्म होती है। नेचुरल सोर्सेज बेसिकली आपके वॉल्केनोज हो गए, फॉरेस्ट फायर्स होगी, और जो आपका बेंजीन है वो एक नेचुरल पार्ट भी रहता है क्रूड ऑयल, गैसोलीन और सिगरेट स्मोक का। ठीक है जी, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। और अगर हम उसी तरीके से देखें कि एक्सपोजर किस तरीके से रहता है बेंजीन का, तो ये पाया गया है, काफ़ी ऐसी स्टडीज़ भी कंडक्ट की गई हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडोर एयर है जनरली उसमें आपके बेंजीन का हायर कंटेंट रहता है देन द आउटडोर एयर। ठीक है जी, तो जैसे कि आपके ग्लास हो गया, ग्लूज हो गया, पेंट्स हो गए, फर्नीचर वैक्स हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इन सभी में ही आपका बेंजीन का यूज रहता है। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं जो इंडोर एयर रहेगी वो आपकी ज़्यादा कंटेमिनेटेड रहेगी एज कंपेयर टू आउटडोर एयर विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन।
और वही आपको बाकी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि जैसे भी जो आपकी वेस्ट साइट्स रहेंगी, गैस स्टेशन रहेंगे, तो वहाँ पर भी आपकी बेंजीन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। फिर जो आपके बेंजीन लीक्स होते हैं अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में फ्रॉम द हैजार्डस वेस्ट, तो वहाँ पर भी जो आपका वेल वाटर है, हम कह सकते हैं ग्राउंड वाटर है, वो भी कंटामिनेट हो सकता है बेंजीन से। ठीक है जी, तो ये बेसिक से चीज़ें हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने बात की, मेजर सोर्स ऑफ बेंजीन एक्सपोजर इज टोबैको स्मोक, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, जो आपके पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, उनको आप अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए, जहाँ पर आप सबसे पहले लिख दीजिए कि उसके सोर्सेज क्या हैं, कि कौन कौन से एरियाज में वो आपका पाया जाता है, फिर उसका एक्सपोजर किस तरीके से हो सकता है, ह्यूमन को एक्सपोजर किस तरीके से है, एक्सपोजर हो गया तो उसके बाद इफेक्ट क्या होगा, ठीक है जी, और वहाँ पर क्या हमारे पास इतनी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं कि हम उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आप कोशिश कीजिए अपने दोनों ही प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स बनाइए। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप में से सभी ने ही अच्छे से इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो। अगर आपने देखा हो तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाते ही आप बहुत इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज़ देखिए, ध्यान में रखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के बारे में, कि जब भी आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं तो वहाँ पर आप उस चीज़ को रूल आउट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज भी वहाँ पर यूज़ कीजिए। अगर आपको तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता, कोशिश कीजिए कि आपको एटलीस्ट एक या मिनिमम एक स्टेटमेंट के बारे में तो पता हो, वहाँ पर आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं अपना। ठीक है जी, तो इसी तरीके से कोशिश करते रहिए। प्रीलिम्स का समय नज़दीक आ रहा है, नोट्स अपने कंपाइल कीजिए। सारी कंपाइलेशंस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आगे भी हम आपके 5-5 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते रहेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।